सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं आपको दिल्ली से हिमालय की पहाड़ों में ले जाना चाहती हूँ। तो कई लोगों ने यहाँ मुझसे पूछा कि दिल्ली में रहती और पली, आपको हिमालय से प्रेम कैसे हुआ। तो कुछ वर्ष पहले, जैसे कि मेरे नाम के सामने ये प्रोफेसर जुड़ा हुआ है, मैं लेडी अर्बन कॉलेज में पढ़ाती थी और मेरा ये हमेशा आंदोलन रहता था कि मैं अपनी नाम के सामने वो DR डॉक्टर नहीं जोड़ना चाहती जब तक मुझे कोई ऐसा विषय नहीं मिलता जिससे मेरी आत्मा जुड़े। तो मैं कभी रिसर्च करने में अपना अनुभव को दूर तक ले जाना चाहती थी। तो 20 वर्ष पहले केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का मौका मिला, कुछ 3 अन्य महिलाओं के साथ। उनमें से एक मेरी सास थी, एक बुआ सास, एक दूसरी सहेली। तो गुप्तकाशी के पास जब गाड़ी खराब हो गई तो कालीचरण जो हमारा ड्राइवर था उसने बोला, दीदी आप लोग उतर के थोड़ा यहाँ बैठ के हिमालय का आनंद लीजिए, तो जब तक मैं गाड़ी को ठीक करता हूँ। 2 महिलाएं हिमालय पर्वत पर घास काट रही थी और मैंने ये आवाज़ सुनी, सोन कुरली फुरफुरांदी ऊंची नीची डालियों तुम बिन स्वामी पट मारे जालो गहरी गगनियों। ये गाना सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब ये 2 महिलाएं नीचे आई तो उनके सर पर 40 किलो का बोझ था। तो मैंने एक से पूछा कि दीदी आपकी आवाज़ और आपका गीत इतना सुंदर है, आप क्या गा रही थी। तो उन्होंने मुड़ के कहा, आपको क्या है मेरे गीत से, और वो मुड़ के चली गई। इन 5 शब्दों ने, आप मानेंगे, हमारी हर एक की ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता है जब आपकी ज़िंदगी एक मोड़ लेती है। इन 5 शब्दों ने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लिया। आपको क्या है मेरे गीत से। आगे बद्रीनाथ से आगे एक गांव है माना गांव, जहाँ पे सरस्वती नदी का गिरती है 100 मीटर के लिए और फिर वो नीचे बहती है। आप सबने वो कहानी तो सुनी है। तो वहाँ पे माना गांव में एक बुजुर्ग बैठे थे बेंच पे। ना मैंने उनको व्हाट्सएप भेजा था, ना ईमेल, ना उनसे बात करी थी। वो मेरी तरफ देख के कहते हैं, दीदी अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो थोड़ा सरस्वती नदी का पानी पी लो। अब वो कैसे जानते हैं मेरे मन में क्या है, क्या हम शिक्षा को किस तरह से ग्रहण करते हैं। हमें तो खाली यही मालूम है कि किताबों से हमें शिक्षा मिलती है। तो इन बुजुर्ग को कैसे पता था मेरे मन में क्या है। आज तक मेरे पास इस सवाल का उत्तर नहीं है। मुझे खाली ये समझ आता है कि नॉलेज जो है वो एक रिवील्ड नॉलेज है। हमें खाली किताबों से नहीं मिलती है, हमें पहाड़ों से, नदियों से, जंगल से, पेड़ों से, जीव जंतु, पुरुषों से, सबसे शिक्षा मिलती है। तो तब मैंने आगे बढ़ के सरस्वती नदी का पानी पिया और मैं इस शोध कार्य में जुड़ गई कि मैंने गढ़वाल की महिलाओं के साथ 3 वर्ष बिताए डीडी गढ़वाल जिले में और उनके 150 गीतों का संग्रह किया। वो पहली किताब उत्तराखंड के पहले वर्ष में, और मैं महिलाओं के साथ नए हिल स्टेट के बनने के आंदोलन में भी जुड़ गई थी। तो आंदोलन की बात जब होती है तो आंदोलन तब होता है जबकि हम लोगों को साथ जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग जो शहर में रहते हैं हमारे विचार होते हैं, हम कुछ बदलना चाहते हैं, पर जब तक आंदोलन डजंट राइज फ्रॉम द ग्राउंड इट इज़ नॉट एन आंदोलन। और जैसे अभय जी ने कहा कि उत्तराखंड के जन आंदोलन तब होगा जब हम लोगों को साथ लेके चलेंगे। तो उस आंदोलन में भी मैं जुड़ गई। नित्यानंद स्वामी जो कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मेरी किताब का विमोचन किया और गढ़वाल की 20 महिलाओं ने आके उस दिन गीत गाए और उस किताब का विमोचन हुआ उनके हाथ से, क्योंकि ये उनकी आवाज़ थी। आज भी जो मैं बोलने जा रही हूँ ये मेरी आवाज़ नहीं है। आई डोंट वांट टू बी अ स्कॉलर हु इज ट्राइंग टू प्रोपोगेट कि अंजलि कपिला जी ने ये काम किया है। आज जो मेरी आवाज़ है वो हिमालयन गंगा के लोगों की आवाज़ है। उसके बाद मैंने स्वास्थ्य की पारंपरिक पद्धतियों पर कुमाऊं में काम किया। 1 वर्ष के लिए मैं गांव में रही। एक संस्था है चिराग, और वो दूसरी किताब है मेरी, कुमाऊनी महिलाओं की स्वास्थ्य और उनकी जानकारी अपने स्वास्थ्य के बारे में। मैं इसलिए ये आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं ये एम्फेसिस करना चाहती हूँ कि जो लोगों की जानकारी है उसको हम साथ लेके नहीं चलते हैं। हमारी शिक्षा ने हमें ये सिखाया है, हम जाके MBA पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, कि हमारी शिक्षा और हमारी जानकारी ही महत्वपूर्ण है। लोगों की आवाज़ और उनकी जानकारी और उनकी जो इतनी अच्छी पारंपरिक
नॉलेज है अपने पेड़ों के बारे में, अपने जंगल के बारे में, अपनी नदियों के बारे में, अपनी सहायक नदियों के बारे में, अपने ग्लेशियर्स के बारे में, अपने बादलों के बारे में, अपने जीव जंतु के बारे में, क्या हम उनकी सोच को अपनी सोच में जोड़ के उनको साथ लेके चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये दूसरी किताब भी लिखी। और फिर वापस आकर कुछ वर्ष पहले मुझे रात को एक सपना आया। अब आप लोग तो मानेंगे कि सब स्वप्न भी साकार होते हैं। तो मैंने गंगा नदी को बहते देखा और उसमें से एक गॉडेस लाइक फिगर, आकार मुझे याद नहीं है पर आवाज़ मुझे याद है कि अंजलि, जैसे तुमने गढ़वाल की महिलाओं के गीतों का संग्रह किया वैसे मेरी आवाज़ भी सुनो, मेरे गीतों को भी संग्रहित करो। तो उस आवाज़ को लेके मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के लिए एक प्रपोजल लिखा दैट आई वुड लाइक टू स्टडी द हिमालयन गंगा फ्रॉम गंगोत्री टू हरिद्वार। अब हिमालय गंगा के ऊपर तो हजारों किताबें लिखी हुई हैं, उसकी माइथोलॉजी के ऊपर अनेकों किताबें लिखी हुई हैं, तो मैंने क्या नया करना था। सो आई कॉल्ड इट द पीपल्स गंगा। मैं उन लोगों की बातें सुनना चाहती थी जो कि गंगा तट पे रहते हैं, जिनकी एक गहरी आत्मीयता है नदी के साथ, जिनका एक गहरा संबंध है। वो गंगा के बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, उनकी विचारधारा क्या है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरे सामने था कि क्या हम संस्कृति और विकास का विभाजन कर सकते हैं। अनेक गढ़वाल में और उत्तरकाशी में और गंगोत्री में अनेक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और मीडिया के लोग भी मुझसे मिले और कह रहे हैं कि अंजलि जी, आप संस्कृति को क्यों साथ लेके चल रही हैं, अब तो विकास का समय है। पर मेरा ये कहना है कि आप संस्कृति और विकास का विभाजन नहीं कर सकते, आपको अपनी संस्कृति साथ लेके चलनी पड़ेगी और इसमें लोगों की आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने जो ये जर्नी है ये गंगोत्री से शुरू करी। किस किस की आवाज़ हमने सुनी? गंगोत्री के मंदिर के जो सेमवाल परिवार के जो पुजारी हैं उनसे बात करी, आरती अटेंड करी, चरण पादुका सेरेमनी करी, मैंने गंगा माँ के पाँव धोए। और जब मुझे अंदर गर्भगृह में जो पुजारी थे उन्होंने मेरे ऊपर लाल, गंगा माँ से उतारकर लाल चुनरी डाली और बोला कि जिस कार्य के लिए तुम निकली हो तुम्हारा कार्य संपन्न हो। जब मैं वहाँ से परिक्रमा करके बाहर आई तो जितने भी लाइन में लोग खड़े थे वो मेरे पाँव को हाथ लगाने लगे और मैं पीछे हट रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। तो तब पुजारी ने समझाया कि इस समय क्योंकि गंगा माँ ने आपको आशीर्वाद दिया है और उनकी चुनरी आपके गले में है, या आपको गंगा माँ का प्रतीक समझते हैं। क्या मैं इस संस्कृति को जोड़ सकती हूँ अपने कार्य में? क्या मैं इस सोच को अपने साथ लेके चल सकती हूँ? तो शाम को गंगा लहरी सुनी जो कि पंडित जगन्नाथ ने लिखी है, उसके 52 श्लोक। भगीरथी पर सूर्य अस्त, सामने गंगा नदी बह रही है और गंगा लहरी की सुंदर स्वर हमारे कानों में। ऐसा सुंदर दृश्य, हम क्या क्या लेके और क्या क्या बातें सुन के आगे चले। फिर हम नीचे आए हरसिल और मुखवा। जो लोग ने ये यात्रा करी उनको मालूम है कि हरसिल और मुखवा 2-3 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हरसिल की ग्राम प्रधान बसंती नेगी, उससे बातचीत हुई तो उसने मुझे बताया कि अगर दीदी, अगर आप सहायक नदियों को नहीं देखोगी, अगर आप जंगल को नहीं देखोगी तो आप गंगा की आवाज़ नहीं सुन सकती हो। तो उसने ये भी बताया कि उसने जंगल को कैसे बचाया, हरसिल के जंगल को उसने एक महिला मंडल संगठित किया और जितने भी लोग पेड़ों का कटान और छपान करने आ रहे थे उनको कैसे जंगल से भगाया इस संगठन ने। तो जो हमारे वॉरियर्स हैं, जिनको हम कहते हैं गंगा नदी के वॉरियर्स, बसंती नेगी भी एक वॉरियर है मेरे लिए। बहुत लोगों को पुरस्कार मिलता है, शायद उसको कोई पुरस्कार नहीं मिला, पर आगे जाके अगर हम उसको अपने आंदोलन में जोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बसंती नेगी की आवाज़ सुनी। फिर नीचे उत्तरकाशी में आए तो मातली आश्रम में एक महिला थी, सुंदरी देवी, जिसने ये बहुत ही अच्छा गीत, जो सबसे प्रचलित गीत है गंगा के बारे में, गौमुख नांदी चांदी हरिद्वार, गंगा भागीरथी जांदी हरिद्वार, नारिंगू की दानी, नारिंगू की दानी, गंगा भागीरथी शिव जटा समानी। महिलाओं का जो जुड़ाव है नदी के साथ, उसको मैंने समझा। माइथोलॉजी, जर्नी एंड वर्शिप ऑफ द रिवर, जितने भी गीत मैंने 3 सालों में 50-60 गीत और कविताएं इकट्ठी करी, उनको हमने 5 हिस्सों में विभाजित किया। माइथोलॉजी, जर्नी एंड वर्शिप ऑफ द रिवर,
फेस्टिवल्स, नदी के तट पे जितने भी त्यौहार होते हैं उनका नदी से क्या जुड़ाव है, विमेन एंड वाटर, महिलाओं का नदी के साथ क्या गहरा संबंध है, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जिसमें हमने पेड़ों और सहायक नदियों को और जो हमारे नौले हैं उनका क्या संबंध है गंगा के साथ, उसके बारे में चर्चा करिए। और आखिरी में हमने टिहरी डैम के साथ जुड़े हुए गीत, क्योंकि कई लोगों ने ये गीत भी गाए थे, मेरू मैत पानी में समान छूं, गाँव मुल्क पानी में समान छूं। जब आप 125 गांव को डुबो देते हैं और 1 लाख लोगों को वहाँ से अपने घरों से अपनी ज़मीन से हटा देते हैं तो उन पर क्या प्रभाव होता है, उसके ऊपर भी गीत बने हुए हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये बहुत ही रिच सांस्कृतिक हमारे पास धरोहर है जो कि गीत है। मैंने आपकी विचारों से कुछ अलग से हट के काम किया है, पर इसको भी जोड़ने की बहुत ज़रूरत है और मैं आशा करूंगी कि आप सबके साथ मिलजुल कर हम आगे के गीत भी, जैसे कि बिहार में भी बहुत गीत हैं और बनारस में भी बहुत गीत है, गंगा सागर में भी बहुत गीत हैं, भटियाली सॉन्ग्स, ये पूरी गंगा के गीत हम इनका संग्रह कर सकते हैं अतुल्य गंगा के साथ जुड़कर। थैंक यू। ये किताब है रिवर सिंह, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र अभय मिश्रा ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत डॉक्यूमेंटिंग रिवर एंड कल्चर, उसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट मैंने लिया था 3 वर्ष के लिए। अभी ये किताब आ रही है, ये 650 पेज की किताब है। इसके अंदर एक ऑडियो विजुअल चिप भी है, यूएसबी चिप, जिसमें आप सारे गीत सुन सकते हैं और उन लोगों का इंटरव्यू भी सुन सकते हैं जिनके साथ मैंने बात करी है। क्योंकि अभी समय नहीं है इतना सारा, मैं नहीं कह सकती और गीत नहीं सुना सकती, पर कभी और ये किताब। और इस बात को आगे ले जाने के लिए हमने उत्तराखंड के बच्चों के लिए इन्हीं गीतों को, क्योंकि इतनी मोटी किताब तो कितने बच्चे पढ़ेंगे, ये तो यूनिवर्सिटीज़ में जाएगी और जो आप जैसे लोग हैं अगर वो पढ़ना चाहेंगे वो लेंगे। तो गुनगुनाती गंगा के नाम से 2 छोटी किताबें छपी हैं। इसमें गढ़वाली में सारे वो गीत हैं बच्चों के लिए, उत्तराखंड के बच्चों के लिए, और हिंदी में भी वही गीत हैं जो कि वो स्कूलों में गा सकते हैं। और इसको मैं वे फॉरवर्ड में, जैसे अतुल्य गंगा के लोग कह रहे हैं कि यंग लोगों को जोड़ना है, तो अपने कार्य में मैं कम से कम 40-50 स्कूल्स में भी गई थी जहाँ मैंने गंगा के बारे में चर्चा करी थी। और ये किताबें अब उत्तराखंड सरकार के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने बनाई है और इनको ऑर्डर करके तो अन्य स्कूलों में भी पहुँचाया जा सकता है।